नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने केंद्रीय बैंक के कार्य देखे थे। हमने कहा था कि केंद्रीय बैंक जो होता है पूरे देश में एक ही होता है और वो हर देश में होता है। अपने यहाँ आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, और वो विभिन्न तरीकों के कार्य करती है। पूरे देश की बैंकों को नियंत्रण में रखती है, उनका नियमन करती है और उनके साख पे नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंकिंग संबंधी भी कार्य करती है और साधारण बैंकिंग संबंधी भी कार्य करती है, जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। उस टॉपिक का नाम है कि रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। तो रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के उपाय क्या हैं? रिजर्व बैंक जो है वो क्या करती है? साख नियंत्रण एवं नियमन के लिए जो दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है, यानी दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करती है। एक होते हैं जो केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण, यानी एक है मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और दूसरा है गुणात्मक क्वालिटेटिव। तो इस तरीके से जो मात्रात्मक हमारे उपकरण होते हैं या मात्रात्मक जो वो होते हैं साधन, उनको परिमाणात्मक साधन भी कह सकते हैं, परिमाणात्मक भी उपाय कह सकते हैं। क्योंकि जो उपाय साख नियंत्रण के लिए अपनाए जाते हैं उसमें ये जो मात्रात्मक है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मात्रा को निश्चित करते हैं। इसे लागत और मात्रा को निश्चित करते हैं ये। और गुणात्मक जो होते हैं साधन, वो ऋणों की दिशा और उद्देश्य को निश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से ये मात्रात्मक और ये गुणात्मक हैं। इनके कुछ ये भाग हैं जिनको हम केवल अभी एक एक करके देख लेते हैं। इनकी हेडिंग बाद में हम डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे, तो एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। पहला है बैंक दर। तो बैंक दर, रिजर्व बैंक जो उसके व्यापारिक बैंक होते हैं उनको वो एक दर दे देती है कि इससे कम ब्याज पर आपको ऋण नहीं मिलेंगे और इससे कम ब्याज पे आप दूसरों को ऋण नहीं देंगे। ये बैंक दर होती है जिसका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे पूरा, तब आपको अच्छे से बताएंगे। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं ये कहलाती हैं कि जब बैंक को लगता है कि देश में मुद्रा की मात्रा घट रही है, तो वो क्या कर देती है? वो व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देती है और उनको रुपया दे देती है बदले में। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बैंकों के पास तरल रूप में पुनः रुपया आ जाता है और जब वो ऋण देना शुरू कर देते हैं और ऋणों से ही साख का निर्माण होता है, तो साख का विस्तार हो जाता है। और लेकिन जब ये देखती है कि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तो ये अपनी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देती है व्यापारिक बैंकों के पास। तो व्यापारिक बैंकों के पास रुपया ले लेती है, उनसे नगद रूप उसका ले लेती है नगद रूप में, और व्यापारिक बैंकों के पास रुपए की मात्रा कम हो जाती है, तो वो कम ऋण बांटते हैं। और जब कम ऋण बटेंगे तो साख का संकुचन होगा, यानी साख में कमी आएगी। तो ये कहलाती हैं खुले बाजार की क्रियाएं। और तीसरा है इसका परिवर्तनीय कोषानुपात। क्योंकि ये जो कोष होता है, एक तो कोष होता है व्यापारिक बैंकों के पास और एक कोष होता है रिजर्व बैंक के पास। जो व्यापारिक बैंक जो रिजर्व बैंक के पास कोष रखती हैं, तो वो तो रिजर्व बैंक के पास रखा रह गया, लेकिन कुछ कोष तरल रूप में वो अपने पास भी तो रखती हैं व्यापारिक बैंकें, तो वो है परिवर्तनीय कोषानुपात के अंतर्गत आता है। पहला है CRR, दूसरा है SLR और रेपो और रिवर्स रेपो दर। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो दर ये भी आपके इसमें शामिल है परिवर्तनीय कोषानुपात में। और चौथा है इसमें सीमांत स्थायी सुविधा, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ये आईने 1911 और 12 में एक नई योजना चलाई है, जो कि मौद्रिक नीति में ये चलाई है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF। इसको उसने चलाया है। तो उसने ये कहा, उसने मतलब एक नई नीति का ऐलान किया और उसने कहा कि इसके जरिए RBI से 8.25% दर पर जो ब्याज की दर रहेगी और उससे कर्ज ले सकती हैं। क्योंकि जब तरलता में भारी कमी हो जाती है और जब मूल्य तंत्र विफल हो जाता है बाजार में, तब इस प्रकार के ऋणों की सुविधा दी जाती है। तो ये तो थे इसके
मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपाय, और दूसरे हैं गुणात्मक उपाय। इसमें है चयनात्मक साख नियंत्रण, नैतिक दबाव, मार्जिन निर्धारण, साख की राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई। इसका अध्ययन हम एक एक करके अब करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं मात्रात्मक उपकरण यानी मात्रात्मक उपाय क्या है। मात्रात्मक उपाय हमारे क्या हैं? देखिए, हमने आपको अभी भी बताया कि जब किसी भी देश में अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा पर उपयुक्त नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। केंद्रीय बैंक मूल्य में स्थिरता बनाए रखता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक नीतियां और मौद्रिक नीतियां बनाता है और वो ये देखता है कि कौन से क्षेत्र में ऋणों की आवश्यकता है और कौन से क्षेत्रों में ऋणों की आवश्यकता नहीं है। यानी जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं उनमें ऋणों की आवश्यकता होती है तो वो उनको तो देता है, वहाँ पर उनमें वृद्धि करता है। लेकिन जो अनुत्पादक क्षेत्र होते हैं या वो देख लेता है कि देश के हालात में कैसे हैं, कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है ऋणों की, तो वहाँ पर वो ऋणों को देने पर वृद्धि करता है और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो ऋणों में रोक लगा लेता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, देश के लिए आर्थिक नीतियाँ और मौद्रिक नीतियाँ बनाता है। कौन बनाता है? केंद्रीय बैंक बनाता है। रिजर्व बैंक कि देश में कितनी मात्रा में साख होना है, देश के वो हालात देखता है और ये देखता है कि कितनी मात्रा में साख का निर्माण होना है, तब वो ये मात्रात्मक उपाय को अपनाता है जो कि इसकी मात्रा को निश्चित करते हैं। यानी लागत और मात्रा पर ये जो है मात्रात्मक उपाय ये प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से ये मात्रात्मक उपाय हमने देख ली क्या है मात्रात्मक उपाय। अब इनके जो उपाय हैं उनमें हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। बैंक दर क्या है? देखिए, बैंक दर वह ब्याज दर होती है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक हो रही है तो वो क्या करता है, ब्याज दर में बैंक दर में कमी कर देता है। और जब उसे लगता है कि देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो रही है तो बैंक दर को वो बढ़ा देता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, देखिए मैंने इसमें लिख भी रखा है कि बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि के लिए बहुत कम समय के लिए ऋणों के रूप में रुपए उधार देता है। और सामान्यतः जब दर में वृद्धि, जब उसे लगता है कि मुद्रा का प्रसार हो रहा है तब वो क्या करता है, दर में वृद्धि कर देता है। इससे मुद्रा का संकुचन हो जाता है और साख में कमी हो जाती है, यानी साख का संकुचन हो जाता है। और जब वो देखता है कि बैंक हो रहा है तो वो बैंक दर में कमी कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुद्रा का प्रसार हो जाता है और साख में वृद्धि हो जाती है, यानी साख में विस्तार हो जाता है। तो क्या है, जब वो देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तब वो क्या करता है, याद रखना इस बात को, तब वो क्या करता है, बैंक दर में वृद्धि कर देता है। क्या करता है, बैंक दर में वृद्धि करता है। और जब देश में मुद्रा का संकुचन होता है तब वो बैंक दर में कमी कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का प्रसार होता है और फिर साख में वृद्धि होती है या साख में विस्तार होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बैंक दर में वृद्धि हो जाती है तो ऋण महंगे हो जाते हैं ना, कि ऋणों जब लोग ऋण कम लेना कम कर देते हैं तब क्या होता है, मुद्रा जो देश में जो मुद्रा है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साख में भी कमी आती है, साख का संकुचन हो जाता है। लेकिन जब वो ये देखती है कि मुद्रा कम हो गई देश में तब वो इस बैंक दर में कमी कर देती है और मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है, यानी ऋण सस्ते हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोग ऋण ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का प्रसार हो जाता है और फिर साख में वृद्धि और विस्तार हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बैंक दर क्या है, और इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरीके से अपने नोटबुक पे नोट बना लीजिए अपने। और तो ये है बैंक दर, आप लोग देख लो। अब हम देख लेते हैं खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं। यदि केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना है तो वो क्या करेंगी, जो व्यापारिक बैंकें होती हैं उनकी प्रतिभूतियों को खरीदेगी, और उसे साख का संकुचन करना है तो वो क्या करेगी, अपनी प्रतिभूतियों को बेचेगी। जैसा कि मैंने इसमें लिख भी रखा है, आप लोग उसको देख लीजिए। बैंक ये देखता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो रही है तो वो क्या करता है, अपनी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको तो अपने पास रखता है, लेकिन जो व्यापारिक बैंकों के पास प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको वो खरीदना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा का विस्तार हो जाता है, यानी उनके पास नगद रूप में मुद्रा
आ जाती है तरल रूप में और वो ऋण बांटना शुरू कर देते हैं। जब ऋण बांटते हैं तो इससे साख का विस्तार होता है। ये खुले बाजार की क्रियाएं हैं। और जब वो ये देखती है कि बाजार में मुद्रा ज़्यादा हो रही है, तब वो क्या करती है, वो अपनी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हमारे पास रुपये चला जाता है ना, रुपये चला गया ना पापा, लेकिन वस्तु तो आ गई लेकिन रुपया चला गया। नगद रूप में रुपया नहीं है। और हम नगद रूप में जो रुपया होता है हम उसका इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। लेकिन ये है, अगर इस प्रकार से ये खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण को अपनाता है और वो इस प्रकार से साख नियंत्रण करता है जिससे कि इसकी मात्रा को रोका जा सके, इसके प्रभाव को रोका जा सके इसकी। और प्रतिभूतियां क्या हैं, इनको हम आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। ये ऋण पत्र होते हैं, तरजीह शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं प्रतिभूतियां। ये प्रतिभूतियां होती हैं। जिसे आपको समझ में नहीं आया है तो आप जाकर के मेरे पिछले वीडियो को देखिए जाके, क्योंकि ये जो होता है एक प्रतिभूतियां होती हैं जो कि वो एक लिखित प्रमाण पत्र होती हैं जो ऋण पत्रों के ऋण लेने के बदले में दी जाती हैं, समझ रहे हैं। और इनमें ऋण जारी करने की शर्तों और मूल्यों का उल्लेख रहता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ होता है। और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला जो भी होता है, जैसे बॉन्ड है, तरजीह शेयर है, ऋण पत्र है, आदि ये प्रतिभूतियों के श्रेणी में आते हैं। और प्रतिभूति शब्द का इस्तेमाल व्यापक तौर पर किया जाता है। तो ये इसमें जो हमने लिख भी रखा है कि खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है जिससे साख का संतुलन होता है, यानी साख कम हो जाती है, संतुलन में जाती है। और प्रतिभूतियों को खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा साख का विस्तार हो जाता है। वो हमने आपको बता दिया कि केंद्रीय खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। जब रिजर्व बैंक देखती है कि बाजार में मुद्रा का प्रसार हो गया है तब वो क्या करती है, अपनी प्रतिभूतियों को बेच देती है। और जब उसको लगता है मुद्रा में कमी हो रही है बाजार में, तब वो व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों को खरीद लेती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाता है उसके बदले में, और जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में हमारे से पैसा चला जाता है। इसको तो हम इस उदाहरण के द्वारा बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं कि साख का विस्तार और साख में कमी या साख में संकुचन कैसे होता है। तो समझ। अब हमारा जो तीसरा है वो है विधिक आरक्षित अनुपात। इसको क्या कहते हैं, LRR भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, LRR। इसे LRR भी कहते हैं, यानी लीगल रिजर्व रेशियो। समझ गए ना, यानी ये विधिक आरक्षित अनुपात है। अब विधिक आरक्षित अनुपात क्या है, ये जो होता है ये अनुपात न्यूनतम जमा का वह जरूरी भाग है। जैसे कि व्यापारिक बैंकों के पास मान लीजिए 10,000 रुपये जमा हुए हैं, 10,000 रुपये जमा हुए तो वो इसमें से 2,000 रुपये, यानी वो न्यूनतम है, ये न्यूनतम है, ये अपने पास रखेगी व्यापारिक बैंक अपने पास इसको रखेगी। क्योंकि इसको जो ये अनुपात है विधिक अनुपात, यानी विधिक रिजर्व रेशियो, यानी लीगल रिजर्व रेशियो, विधिक आरक्षित अनुपात जो है इसको क्या करती है, इसको केंद्रीय बैंक निर्धारित करती है। और ये जो क्या होते हैं, इसमें जो ये आपका LRR है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी 2 इसके तत्व और शामिल रहते हैं, जिसको एक को बोलते हैं CRR और दूसरे को बोलते हैं SLR। अब इसमें से मान लीजिए जिसने 2,000 रुपये रखे हैं, जो कि केंद्रीय बैंक ने ये निर्धारित कर रखे हैं कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक इतने रुपए तो रखेगी अपने पास तरल रूप में। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से मान लीजिए उसने 1,000 रुपये जो इसमें CRR को दे दिए, क्योंकि ये जो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये नगद आरक्षित अनुपात होता है। इसमें क्या होता है, जब ये CRR को बढ़ा देती है तो साख निर्माण में कमी आ जाती है। केंद्रीय बैंक जब CRR को बढ़ा देती है तो नगद मुद्रा कम हो जाती है बैंकों के पास और साख का निर्माण कम हो पाता है। और जब ये देखती है कि साख की ज़रूरत है तो वो इसको कम कर देती है CRR को। इसको मैंने व्यापारिक बैंकों में बहुत अच्छे से पढ़ाया था और आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। और फिर भी नहीं समझा है तो हमारे देखिए, हमारे जो चैनल पे जाइए और हमारे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, व्यापारिक बैंक का अर्थ, कार्य और उसके साख निर्माण की प्रक्रिया, उसके अंतर्गत आपको ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अच्छे से समझा देती हूँ कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसमें हमने आपको बताया कि जैसे 1,000 रुपये मान लो इसने हर बैंक को रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखने हैं,
तो ये तो हो गया CRR। अब SLR क्या है? 1,000 रुपया इसको अपने पास रखना है, जिसको SLR कहेंगे या क्या कहेंगे? वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसको क्या करना है? इसको अपने पास रखना है व्यापारिक बैंकों को, SLR को, और CRR किसको देना है? बैंक को। लेकिन जब क्या करती है ये बैंक, जब इसे केंद्रीय बैंक क्या करती है, जब उसे साख में वृद्धि करनी होती है तो वो क्या कर देती है? SLR में कमी कर देती है। और जब उसे साख में संकुचन करना होता है तो वो इसमें वृद्धि कर देती है। ये दोनों में उल्टा संबंध है। आप समझेंगे इसे SLR में वृद्धि, यानी वही बात इसके लिए भी है। CRR में अगर वृद्धि है तो क्या होगा? CRR में वृद्धि यदि, तो ऋण कम बटेंगे। जब ऋण कम बटेंगे तो साख में कमी, साख में भी तो कमी आ जाएगी। साख का निर्माण कम होगा, साख का जो साख सृजन की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। और अगर CRR में कमी है तो साख में विस्तार। ठीक है, ये इनका अपोजिट संबंध होता है। आप लोग अच्छे से इसको याद रखना। तो साख में विस्तार होता है या साख में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी तरीके से SLR क्या है? SLR क्या है? ये जो है SLR जो है, ये बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा क्या हुआ? धारा जो 24 है, यानी जो बैंकिंग अधिनियम 1900 जो हमारा बनाया गया था, बैंकिंग अधिनियम एक्ट 1949, इसकी जो धारा है 24, उसके अनुसार क्या होता है कि जो व्यापारिक बैंकें हैं उनको अपने बैंक के अंदर इतना, जितना इस रिजर्व बैंक ने आरक्षित कर दिया है वैधानिक तरलता अनुपात, उतना तो रुपया भी रखना है। और क्या करना है? मतलब अपनी कुल जमा राशि का इतना अपनी बैंक में नगद रूप में रुपया रखना है। मान लीजिए इसने कहा 25% आपको रखना है, 25% रखना है 10,000 का, तो ये 2,500 अपने पास रखेगी ना नगद, 2,500 अपने पास रखेगी ये नगद रूप में। और इसके व्यापारिक बैंकों को अपने पास SLR के अंतर्गत, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं कि जब ये मांग जमाएं इससे प्रभावित होती हैं। मांग जमाएं क्या होती है? वो प्रारंभिक जमाएं होती है जो चेक से निकलवाई जा सकती हैं। इसको भी हमने व्यापारिक बैंक में पढ़ा था कि मांग जमाएं क्या होती हैं, जो चेक से निकलवाई जा सकती हैं। ये बचत करने वालों ने जमा की हैं बैंक में, जिन ग्राहकों ने, तो वो अपनी जरूरत पर उनको मांग सकते हैं, वो निकलवाई जा सकती है। जैसे हम ATM में गए और हमारे पैसे बैंक में है बचत सेविंग अकाउंट में, तो वो इसको निकलवा सकते हैं। तो क्या है? तो जो CRR में क्या था? पहले क्या था CRR में? पहले जब था, यानी 1962 में जो ये परिवर्तन हुआ है, तो इसमें क्या है? समय जमाएं और मांग जमाएं दोनों के अंतर को समाप्त करके बैंक ने CRR को 3% से लेकर 15% तक करने का अधिकार केंद्रीय बैंक को है। CRR का कब से? 15 सितंबर 1962 से। इससे पहले क्या था? मांग जमाएं अलग थी, मांग जमाओं का अलग प्रतिशत था, परसेंटेज कितना परसेंट रखना है, और समय जमाओं का अलग रखना पड़ता था व्यापारिक बैंकों को। लेकिन अब 15 सितंबर 1962 से इसमें 3% से 15% तक रखने का अधिकार है, चाहे वो मांग जमाए हों चाहे वो समय जमाए हों। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि CRR क्या है, SLR क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये परिवर्तनीय कोषानुपात है। इसमें रिजर्व बैंक जब चाहे तब इसमें परिवर्तन कर सकती है। वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है जब आवश्यकता इसकी पड़ती है, यानी जब उसे लगता है कि इन दरों से बाजार में मुद्रा की कमी हो रही है तो वो क्या करती है? इनमें कमी कर देती है, इन अनुपातों में। और जब उसे लगता है कि बाजार में मुद्रा ज़्यादा हो रही है तो वो इनमें वृद्धि कर देता है, तो साख का विस्तार भी कम हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। बिल्कुल विधिक आरक्षित अनुपात, जिसके अंतर्गत ये दो होते हैं। LLR के अंतर्गत ये दो कंपोनेंट होते हैं, दो तत्व होते हैं, CRR और SLR। ठीक है, मान लीजिए जो न्यूनतम भाग बैंक ने अपने पास रखा है 2,000, यही तो लिखा हुआ है उसमें, देखिए लिखा हुआ भी है, विधिक आरक्षित अनुपात न्यूनतम जमा का वह जरूरी भाग है जो बैंक अपनी पास रखती है और
इसको केंद्रीय बैंक निर्धारित करती है। इसके दो तत्व होते हैं, यानी कंपोनेंट होते हैं दो। पहला होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और दूसरा होता है SLR यानी स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये क्या होता है? ये होता है वैधानिक तरलता अनुपात। जब CRR में वृद्धि करता है रिजर्व बैंक तब साथ में कमी हो जाती है, और जब CRR में कमी करता है तो साथ में वृद्धि होती है। वही बात SLR के लिए, इन दोनों में अपोजिट संबंध है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि ये क्या है। अब जो परिवर्तनीय कोषानुपात थे उसमें मैंने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो पढ़ा था LRR, उसके दो और तत्व थे CRR और SLR। इसके अलावा हमने एक चीज और रेपो रेट यानी रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट, ये और उसमें थे। यानी एक तो था CRR जो परिवर्तनीय कोषानुपात होता है, उसमें ये चार चीज़ें हैं। एक CRR, एक SLR और एक रेपो दर और एक रिवर्स रेपो दर। अब रेपो दर क्या है? देखिए, जब बैंक जो होते हैं ना, उनको भी तो दैनिक कामकाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना। तो फिर क्या होता है, वो थोड़े समय के लिए, जैसे एक रात के लिए, वो ब्याज लेते हैं, भारी रकम वो RBI से ऋण लेते हैं। तो उसके लिए जो वो ब्याज देते हैं, उन्हें ब्याज देना पड़ता है बैंक को। जब भाई वो रिजर्व बैंक से पैसे लेंगे तो उनको ब्याज देना पड़ेगा ना। जब वो ज़्यादा रकम लेंगे और या कम रकम ले, लेकिन ब्याज तो उन्हें देना ही है। तब वो रिजर्व बैंक को जो वो ब्याज देते हैं, उस दर को रेपो दर कहते हैं। क्योंकि ये जो है ये कम समय के लिए, बिल्कुल अल्प समय के लिए, एक दिन एक रात के लिए, तो जब उस समय वो ब्याज देते हैं तो वो ब्याज कहलाता है रेपो दर। तो अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है, और जो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक को ब्याज के रूप में जो दर देते हैं, वो कहलाती है रेपो दर। ये जो ऋण होते हैं ये थोड़े अल्प समय के लिए आते हैं, जैसे एक दिन एक रात के लिए, ऐसे ये ऋण दिए जाते हैं। अब रिवर्स रेपो दर क्या है? रिवर्स रेपो दर जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके पास भी तो अधिकता हो जाती है जब पैसे की, जब उनके पास अधिकता हो जाती है तरल रूप की, नगद रूप की, कैश रूप के पैसे में, रुपए में, और वो प्रतिभूतियां भी हो जाती हैं, तो वो अपना पैसा या अपनी प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रख देते हैं। तो इसके बदले में जब वो रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं तब वो रिजर्व बैंक को ब्याज देते हैं, तो वो कहलाता है रेपो रेट। और जब वो अपनी संपत्ति को रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, कौन? व्यापारिक बैंक, तो वो जब बैंक भी तो उनको जो व्यापारिक बैंक अपनी जब संपत्ति वहाँ रखते हैं, पैसा नगद रूप में या प्रतिभूतियों के रूप में या सोने के रूप में, तो वो रिजर्व बैंक भी व्यापारिक बैंकों को जो ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। समझ गए बिल्कुल? ये चार चीजें आपने किसके अंतर्गत पढ़ी? परिवर्तनीय कोषानुपात के अंतर्गत। ठीक है, पहला तो था विधिक आरक्षित अनुपात यानी LRR, और उसके दो भाग थे, दो तत्व थे, यानी CRR और SLR, और तीसरा था हमारा रेपो रेट, और चौथा था रिवर्स रेपो रेट। अब आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या है। यानी कम समय के लिए जब व्यापारिक बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए कम समय के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ती है, तब वो क्या करते हैं, तब वो जिसकी म्याद एक दिन से ज़्यादा नहीं होती है, तब वो क्या करते हैं, इसके लिए बैंकें जो विकल्प अपनाती हैं, जो भी विकल्प अपनाते हैं, उनमें सबसे सामान्य क्या है? ये है केंद्रीय बैंक को ब्याज देते हैं, जो ये है रेपो रेट। इसके द्वारा भी वो साख का नियंत्रण करती हैं। अगर उन्हें लगता है तो वो क्या करती हैं, इसको बढ़ा देती हैं तो साख में कमी हो जाती है, और जब इसको घटा देती हैं तो साख में वृद्धि हो जाती है। वही हाल इसका भी है, ब्याज को ज़्यादा ब्याज देती हैं तो उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं बैंकों के पास, तो वो साख का निर्माण ज़्यादा करती हैं, और जब वो कम देते हैं ब्याज तो वो इनके रेट में वो अंतर कर सकते हैं, वो निर्धारण करते हैं आवश्यकता अनुसार। केंद्रीय बैंक अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन करती रहती है। अब एक चीज़ और चलाई है 2011 और 12 से, जिस रिजर्व बैंक ने, इसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी सीमांत स्थायी सुरक्षा। ये किसके अंतर्गत है? ये मात्रात्मक उपायों के अंतर्गत है। चार चीजें हो गई ना हमारी, पहला बैंक दर, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा परिवर्तनीय कोषानुपात, और चौथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ये क्या है? ये देखिए, इसमें मैंने लिख रखा है
कि रिजर्व बैंक ने 2011-12 से मौद्रिक नीति में, क्योंकि जो मौद्रिक नीति है, आर्थिक नीतियां हैं, ये सब कौन बनाता है? ये सब रिजर्व बैंक बनाती है। और उसके लिए उसने क्या किया? उसने एक सीमांत स्थायी सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। बैंक इसके जरिए आरबीआई से, जो भी बैंक है, घरेलू बैंक, व्यापारिक बैंक, वो इसके जरिए आरबीआई से 8.25% की ब्याज दर से ऋण ले सकते हैं। ये कब ले सकते हैं बैंक? जब तरलता की भारी कमी हो, तब ये एमएसएफ से वो लोन ले सकते हैं। कौन? व्यापारिक बैंक। और ये व्यवस्था किसने की है? रिजर्व बैंक ने की है। जब मुद्रा की मात्रा यानी मुद्रा की जो तरलता है उसमें भारी कमी होने पर वो बैंकें इससे लोन ले सकती हैं 8.25% की दर से। ठीक है, तो ये थे केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपाय। इस केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण कैसे करता है, इनकी हमने परिमाणात्मक और मात्रात्मक विधियों को देखा। अब हम दूसरी विधि यानी दो तरीके से करता है वो साख नियंत्रण, दूसरी है गुणात्मक विधि। तो गुणात्मक विधि या गुणात्मक उपाय क्या है, इसके बारे में हम पहले गुणात्मक के बारे में जान लेते हैं। गुणात्मक विधि क्या है? देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, गुणात्मक विधियां साख के प्रयोग तथा व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। साख के प्रयोग, वितरण तथा उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए गुणात्मक विधियों को अपनाता है। कौन अपनाता है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? साख के प्रयोग, वितरण तथा उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए गुणात्मक विधियों को अपनाता है। और वो क्या करता है? जो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम एक्ट की धारा, वो जो अधिनियम का मतलब एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि साख नियंत्रण का उद्देश्य विभिन्न उपयोगों पर निर्धारित प्राथमिकताओं के लक्ष्य के अनुकूल निर्णय नियंत्रण करता है। आरबीआई करता है। देखिए, जब उसको ये देखना होता है कि हमें परिमाणात्मक जो उपाय होते हैं वो तो मुद्रा की मात्रा को कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। प्रयोग में क्या होना चाहिए, जैसे कि इसमें लिख रखा है, साख के प्रयोग तथा व्यवहार को नियंत्रित करती है। यानी साख का कैसा प्रयोग होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, किस तरीके से, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जनता के लिए, देश के लिए उपयोगी हैं, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कम उपयोगी हैं। जैसे कुछ आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, कुछ अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, कुछ आरामदायक वस्तुएं होती हैं, कुछ विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो ऐसे ये क्षेत्र जो होते हैं, जो विलासिता के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम ऋणों को कम दें, और जहाँ नीड्स है, जो हमारी वांट्स हैं और नीड हैं, उनकी ज़रूरतें यानी आम जनता की ज़रूरतें कैसे पूरी हों। अनिवार्य वस्तुओं पर कम कीमत होनी चाहिए उनकी, या उन पर कम लगाए जाने चाहिए कर, उनको ज़्यादा ऋण देने चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी नीतियों को ये प्रभावित करता है और ये बहुत सारे उपायों को अपनाता है। क्योंकि और इसमें क्या करता है, वो इस प्रकार से ये जो गुणात्मक विधियां हैं इनको वो समय समय पे अपनाता है। और इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी विधियों को अपनाता है, वो 5 प्रकार की विधियों को अपनाता है। पहली होती है चयनात्मक साख नियंत्रण, दूसरा होता है साख की राशनिंग, तीसरा होता है मार्जिन का निर्धारण, और चौथा है नैतिक दबाव, और 5वां है प्रत्यक्ष कार्रवाई। इसको हमने जब वीडियो की शुरुआत की थी तभी हमने एक चार्ट के द्वारा आप लोगों को समझाया था, और आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, नोटबुक पर ये नोट जरूर कर लीजिए जो मैं इसमें यहाँ पर लिखती हूँ, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं बता देती हूँ कि गुणात्मक विधियों के अंतर्गत जो उपाय अपनाए जाते हैं, आइए हम उनका एक एक करके डिटेल से या विस्तार से उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, तो हम लोग लिख लेते हैं अब कि चयनात्मक साख नियंत्रण क्या है, जो कि गुणात्मक विधि या गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आता है। उसका पहला गुणात्मक विधि के अंतर्गत, गुणात्मक उपाय के अंतर्गत पहला जो उपाय है, पहली जो विधि है वो है
चयनात्मक साख नियंत्रण। अब देखिए, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं उत्पादन के अंतर्गत। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि संबंधी है, द्वितीय क्षेत्र जैसे परिवहन संबंधी है, परिवहन है, आपके उद्योग हैं, ये सब द्वितीय के अंतर आते हैं। और तृतीय क्षेत्र होते हैं वो सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग इत्यादि होते हैं। तो ये जो क्षेत्र होते हैं, जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये आरबीआई जब देखती है कि जहाँ जिस क्षेत्र में वो साख का निर्माण करना चाहती है, तो उस जगह या उस क्षेत्र के लिए वो क्या करती है, वो जो इसके बिल होते हैं, विनिमय बिल होते हैं, उनकी पुनर्कटौती करती है। तो वो नीची दर पे करती है ताकि साख की मात्रा बढ़ जाए। और जहाँ या जिस क्षेत्र में उसको साख को हतोत्साहित करना होता है, साख का संकुचन, जहाँ पर वो क्या करती है, उस क्षेत्र के वो विनिमय बिलों की कटौती जो है वे तो ऊंची दर पे करती है, उनको ऊंची दर पर करके उनको सीमित कर देती है या बिल्कुल ही समाप्त कर देती है। तो ये है क्या है, तो ये है चयनात्मक साख नियंत्रण। इस तरीके से वो साख पर नियंत्रण करती है। आप लोग समझ गए होंगे कि जिस क्षेत्र की वो चाहती है साख मात्रा बढ़े, वहां पर वो क्या करती है, उस क्षेत्र के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती वो नीची दर पे करती है। और जहां वो चाहती है कि साख ना बढ़े, साख हतोत्साहित हो, वहां पर वो विनिमय बिलों की पुनर्कटौती की दर ऊंची रख देती है। ऊंची रखने के बाद में वो या तो उनकी पूर्ति को सीमित कर देती है, कटौती को, या फिर बिल्कुल समाप्त कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। तो ये आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे, जैसे कि भिन्न भिन्न कटौती दरें वो लागू कर देती है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए। इसके बाद में पुनर्वित्त की सुविधाओं को वापस ले लेती है कि अभी पुनर्वित्त की व्यवस्था नहीं इनके लिए दी जाएगी। भिन्न तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि क्षेत्र बहुत से होते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, उनको वो ऋण ज़्यादा देता है। और जहाँ अनुत्पादक क्षेत्र होते हैं, जहाँ विलासता के क्षेत्र होते हैं, विलासता से मतलब है जैसे महंगी कारें, लग्जरी गद्दे, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी और बहुत महंगी कारें, बहुत महंगे पर्दे, बहुत लग्जरी गद्दे, लग्जरी सोफे, ये सब विलासता की वस्तुएं हैं। इनसे हमारे कार्य क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये अनुत्पादक क्षेत्र कहे जाते हैं। तो ऐसे इसमें वो क्या करती है कि जो ऋण जमा अनुपात होता है उसको भी कम या ज़्यादा कर देती है। तो ऋण जमा अनुपात भी कम कर देती है। और क्या करती है, आयातों, और एक और वो काम करती है चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत, वो क्या करती है, आयातों से पूर्व, आयातों को जब उसे हतोत्साहित करना होता है या आयात को उसे कम करना होता है, तो वो क्या करती है, तो वो ये करती है कि आयातक माल के आयात होने से पहले ही उस माल के माल का जो पूरा पैसा होता है, यानी जो उसका मूल्य होता है, उसको वो जमा करने का आदेश दे देती है। कौन दे देती है, आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। जो माल आया नहीं है, आयात नहीं हुआ है, लेकिन इसका पहले ही पैसा जमा करने का आदेश दे देती है, क्योंकि उसे साख की मात्रा को कम करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पर। चयनात्मक साख नियंत्रण, यानी जब रिजर्व बैंक ये अनुभव करता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में, हमने बताया ना, कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति की आवश्यकता है, तो बैंक चयनात्मक साख नियंत्रण को अपनाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक सार्वजनिक हित में किसी एक बैंक को या संपूर्ण बैंकों को ऋण संबंधी 3 प्रकार के निर्देश देता है। पहला क्या देता है, मूल्यांतर निश्चित करना। इसका मतलब होता है मार्जिन को निश्चित करना, क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे कि जो ग्राहक है और जो रिटेलर है, जब कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगती हैं, इनके लिए कीमतों का अलग होता है ना, कीमतें अलग अलग होती हैं, होल सेल के लिए अलग होती हैं, सेलर के लिए, रिटेलर के लिए अलग होती हैं और ग्राहक के लिए अलग होती हैं। तो जब क्या होता है, जब मूल्यों में ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि होने लगती है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ये निर्देश दे देती है
कि मार्जिन को निश्चित करो या मूल्यांतर को निश्चित करो, जिससे क्या हो कि बहुत ज़्यादा कीमतें ना बढ़ पाएं। बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी देख रहे हैं आप लोग कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत प्रयास कर रही है सरकार भी और हमारी रिजर्व बैंक भी, लेकिन फिर भी इस पे पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस तरीके से ये मूल्यांतर निश्चित करते हैं, यानी जो व्यापारी बैंक होते हैं उनको वो जो ऋण दिए जाते हैं, उनकी जो उत्पादकों को वो उनकी सीमा निर्धारित कर दी जाती है, ताकि जितना मार्जिन जितना अधिक होगा, यानी मूल्यांतर जितना अधिक होगा, ऋण उतने ही कम दिए जाएंगे। और जब ऋण कम दिए जाएंगे तो साख का निर्माण भी कम होगा। और इसके बाद है ऋण देने पर प्रतिबंध लगाना। अब आरबीआई क्या करती है, वो वाणिज्यिक बैंक यानी व्यापारिक बैंक और कॉमर्शियल बैंक, इनको वो निर्देश दे देती है कि आप ऋण नहीं देंगे, अभी ऋण नहीं देंगे उत्पादकों को या उत्पादन करने वालों को या लोगों को आप ऋण नहीं देंगे। इस प्रकार से वो प्रतिबंध लगाती है। और फिर ऋण तीसरा क्या करती है, ऋण लेने से पहले अनुमति लेना, यानी ऋण जब उसे लेने हैं तो पहले रिजर्व बैंक से अनुमति को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से वो चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत वो इतने सारे कार्यों को करता है। यानी इस जो चयनात्मक साख नियंत्रण है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य दो होते हैं। पहला होता है कि जो आवश्यक वस्तुओं को सट्टे से तथा जमाखोरी के लिए साख की सुविधाओं पर रोक लगाना। यानी साख सुविधाओं पर रोक क्यों लगाते हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी जमाखोरी ना हो और सट्टे के लिए सट्टा ना हो पाए, इसलिए। और इन वस्तुओं की कीमतों को अनिश्चित रूप से ना बढ़ने देना। जो अनिवार्य वस्तुएं हैं हमारी, जो नेसेसिटी है हमारी, जो हमारी कहते हैं नीड्स और वांट्स हैं, उन पर कीमतें ज़्यादा ना बढ़ पाएं, ये रिजर्व बैंक का उद्देश्य होता है चयनात्मक साख नियंत्रण लगाने का। समझ गए ना आप लोग? तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं साख की राशनिंग क्या है। आपकी राशनिंग क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं उनके लिए साख की अधिकतम सीमा का निर्धारण साख की राशनिंग कहलाता है। और वो क्या करता है कि साख की राशनिंग किस तरीके से करता है, यानी जो रिजर्व बैंक है वो क्या करती है, किसी बैंक को जो विनिमय बिल होते हैं उनकी पुनः भुनाने की सुविधा को समाप्त कर देती है। चाहे वो एक बैंक की भी कर सकती है या सभी बैंकों की। जो बिलों की पुनः भुनाने का मतलब ये नहीं कि बाहर आर में भूनना, उसका मतलब है नगद रूप में उसको दोबारा से बेचना या दोबारा से प्राप्त करना, नगद जिसके बदले में आ जाए पैसा। तो ये भुनाने की सुविधा को वो समाप्त कर देती है, जिसके कारण बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है और साख का विस्तार कम हो जाता है। और या वो सभी बैंकों को इस प्रकार का निर्देश दे सकती है कि सभी के जो बिल हैं उनको पुनः नहीं भुना पाएंगे, उनकी सुविधा को वो समाप्त कर देती है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग क्या है। केंद्रीय बैंक भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की अधिकतम सीमा का, यहाँ अधिकतम लिखना हम भूल गए, अधिकतम और लिख लीजिएगा यहाँ पर, अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देना साख की राशनिंग कहलाता है। रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए दी जाने वाले ऋण की मात्रा निश्चित करना, भारतीय रिजर्व निश्चित करना होता है कि कितनी मात्रा किस उद्योग और किस व्यवसाय को दी जाएगी, इसकी भी मात्रा को निश्चित कर देती है रिजर्व बैंक, जिससे व्यापारिक बैंक इससे ज्यादा लोन को नहीं बांट पाते हैं। तीसरा है आरबीआई ने स्पष्ट आदेश में दिया है व्यापारिक बैंकों के लिए, उन व्यापारिक बैंकों के लिए कहा कि व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में जरूर देना होगा। प्राथमिकता जैसे हमने आपको बताया, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनमें कीमतों में वृद्धि ना हो पाए, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं, मतलब जो भी मार्केट में उपलब्ध हैं वस्तुएं वो सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। ये इनका उद्देश्य, क्योंकि जो जरूरत की वस्तुएं हैं प्राथमिकताओं के आधार पर उन क्षेत्रों को ऋण बांटे जाएं। तो ये कहलाती है साख की राशनिंग।
यानी साख की राशि क्या है कि अधिकतम सीमा का निर्धारण। ठीक है, साख नियंत्रण के साथ साथ रिजर्व बैंक नैतिक प्रभाव भी प्रयोग में कर लाता है। वो नैतिक प्रभाव तथा प्रचार का प्रभावपूर्ण उपयोग करता है और वो बताता है कि कैसे आपको कार्य करना है। किसके माध्यम से बताता है? भारतीय रिजर्व बैंक अपने विभिन्न प्रकाशनों या गश्ती पत्रों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैंक प्रतिनिधियों की बैठक के माध्यम से वो ये सब करता है। क्या करता है? या तो वो अपने विभिन्न प्रकाशनों में निकालता है कि तुम्हें ऐसा करना है, या गश्ती पत्रों के द्वारा, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भी वो करता है समय समय पर। और उसमें व्यापारिक, इसके माध्यम से व्यापारिक बैंकों को वो निर्देश देता है और कहता है कि कैसे तुम्हें नियंत्रण साख पर करना है। इसके लिए वो नैतिक अनुमय भी करता है। और इसके लिए और क्या होता है? अब व्यापारिक बैंकों जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें हमने लिख भी रखा है। अब आप लोग देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से और लिख लीजिए कि नैतिक दबाव क्या है। ठीक है, अब इसका अगला है प्राधिकरण की योजना। प्राधिकरण की योजना ये क्या है? तो प्राधिकरण की योजना क्या है? यानी 1965 से इस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 1975 से ये व्यवस्था, ये 1965 से चली थी और इसके बाद में 1 नवंबर 1975 से इसमें ये व्यवस्था की गई कि कोई भी बैंक हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को 2 करोड़ या उससे अधिक राशि के ऋण नहीं दे सकती जब तक वो रिजर्व बैंक से अनुमति ना ले ले। तो ये है प्राधिकरण की योजना। प्राधिकरण की योजना जो 1965 से चली थी, लेकिन फिर 1 नवंबर 1975 को इसमें ये व्यवस्था की गई कि कोई भी बैंक, चाहे वो कोई भी स्टेट बैंक हो, चाहे वो पूर्वांचल बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, तो इसके लिए क्या हुआ, कोई भी बैंक हो वो 2 करोड़ या उससे अधिक राशि किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को नहीं दे सकती जब तक वो रिजर्व बैंक से इससे पहले अनुमति ना ले ले। तो ये है प्राधिकरण की योजना। अब हम इसका अगला कार्य अगली विधि देख लेते हैं, या अगला गुणात्मक उपाय देख लेते हैं। गुणात्मक उपाय और गुणात्मक विधियों के अंतर्गत लास्ट का जो उपाय है वो बचा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या है? रिजर्व बैंक को ये अधिकार है कि यदि कोई बैंक उसके आदेशों का पालन ना करे अथवा उसकी नीतियों के विरुद्ध कार्य करे तो वह उसका लाइसेंस निरस्त कर सकता है। कौन निरस्त कर सकता है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक किसी भी व्यापारिक बैंक के लाइसेंस को निरस्त कर सकती है यदि बैंक उसके खिलाफ उसके जो आचरण है उसके वो आरबीआई को पसंद नहीं है, या आरबीआई ने जो नीतियां बनाई हैं या जो आदेश दिए हैं उनका वो पालन नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है, या वो अन्य भी किसी प्रकार से उसको दंडित कर सकता है। जैसे कि चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है कुछ वर्षों के लिए, या हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि मई 1992 में एक बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ कराड, उसको बंद कर दिया गया था। और इसी तरीके से जो वित्तीय अनियमितता करी थी, एक बैंक थी जिसका नाम था मेट्रोपोलिस कोऑपरेटिव बैंक, उसके कामकाज पर रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो किसी भी अन्य तरीके से उसको दंडित कर सकता है क्योंकि उसके कामकाज ना करे वो। तो ये इसके स्पष्ट उदाहरण थे कि बैंक को उसने बैंक ऑफ कराड को और मेट्रोपोलिस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया था, उनके कामकाज पे प्रतिबंध लगा दिया था, और बैंक लिमिटेड को प्रतिभूति घोटाले में उसकी भूमिका के कारण उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो थे ये इसके प्रत्यक्ष कार्रवाई के ये स्पष्ट उदाहरण थे। तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो किस तरीके से साख पर नियंत्रण करती है। पहला हमने पढ़ा कि वो
मात्रात्मक उपाय अपनाती है, मात्रात्मक विधियों को अपनाती है। और मात्रात्मक विधियों में हमने बैंक दर को पढ़ा, खुले बाजार की क्रियाओं को पढ़ा, परिवर्तनीय कोषा अनुपात को पढ़ा। परिवर्तनशील जो कोषा अनुपात है उसके अंतर्गत हमने LRR को पढ़ा। LRR के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है CRR और एक SLR। इसको भी हमने पढ़ा, खूब अच्छी तरीके से पढ़ा। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पढ़ा। इसके बाद में हमने वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ को पढ़ा। तो ये 4 जो विधियाँ थी ये थी मात्रात्मक उपाय या परिमाणात्मक उपाय और गुणात्मक। ये गुणात्मक विधि क्या करती है, ये साख की मात्रा को तो प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ये उसके उद्देश्य को और उसकी दिशा को प्रभावित करती है। जैसा हमने इसको शुरुआत में आपको बताया कि प्रयोग व्यवहार वो प्रयोग में कैसे करती है, दिशा निर्देश देती है, इस तरीके से वो कार्य करती है। जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं उनमें, जहाँ पे उत्पादक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वो मोड़ देती है ऋणों को, और जो अनुत्पादक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वो ऋणों को रोक लगा देती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। मैं लाइट चली गई है तो अंधेरा हो गया था, इसलिए गेट खोलने पड़े। और इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा चयनात्मक साख नियंत्रण, दूसरा था मार्जिन का निर्धारण, और तीसरा था नैतिक दबाव, चौथा प्राधिकरण की योजना, और 5वां है प्रत्यक्ष कार्यवाही। इसको आप एक चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। चार्ट के द्वारा भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, शॉर्टकट में समझ सकते हैं और अपने घर में इसको लगा सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से साख नियंत्रण की जो विधियाँ हैं वो आप समझ लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लाइट भी हमारा साथ नहीं दे रही है, चली गई है। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय का अध्ययन अब करेंगे, आय और रोजगार। आज के लिए बस इतना ही। और मैं हमेशा की तरह आपसे कहूँगी, अगर मुझसे आपको मिलना है, इकोनॉमिक्स को सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और कमेंट करें। धन्यवाद।